फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएं तो डेली लाइफ में हमको सॉलिड से कहाँ कहाँ मतलब यूज़ दिखता है और एल्स हम लोग को दिखता है। जस्ट लाइक आवर क्लॉक, वॉच जो है वो भी सॉलिड है, ठीक है। जो बुक यूज़ करते हैं वो भी हमको सॉलिड मिलता है, जो हम पेन यूज़ करते हैं वो भी हमको सॉलिड दिखता है। एल्स उसमें जो मतलब इंक होता है वो हम लिक्विड स्टेट में लेते हैं। तो डेली लाइफ में हमको बहुत सारे सॉलिड स्टेट के एग्जांपल्स दिखते हैं। तो इससे पहले क्लास 11th में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बारे में, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके बिहेवियर्स के बारे में पढ़ चुके थे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए क्या है हमारे पास, इनका ऑब्वियसली डेफिनेट शेप होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इनके पीछे मेन रीज़न क्या होता है? मेन रीज़न दो तरीके से हम बताते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा इनका थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस होते हैं उनका जो थर्मल एनर्जी वैल्यू होता है वो बहुत लो होता है, वेरएज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जिसके वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ बहुत पास में रहते हैं, और दूसरा लो थर्मल एनर्जी के कारण ये अपने पोजीशन पे ही ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं अलोंग इट्स ओन मेन पोजीशन। तो दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज सॉलिड। तो इस जगह जब उसका पोजीशन फिक्स हो जा रहा है तो दैट मीन्स वो उसका वॉल्यूम एज वेल एज शेप जो है वो भी हमारा फिक्स शो करेगा, और उसी वॉल्यूम में जितना उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वही उसका मास को रिप्रेजेंट करवाता है। तो दैट्स वाई दे हैविंग द डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। अब उसी जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ वो भी हमारा कम होता है, ठीक है। तो इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो या तो एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। आयंस इन द फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स में, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। नेक्स्ट वन, दे आर इनकम्पैरेसिबल, मतलब इन पे यदि हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये और ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं हो सकते हैं। तो दैट्स वाई क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है ऑलरेडी शॉर्ट है, उसमें डिस्टेंस और घटा नहीं सकते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ इनकम्पैरेसिबल। और दूसरा रिजिड नेचर, रिजिड मतलब क्या हो जाता है कि उनमें फ्लूइडिटी नहीं दिखेगा, वो एज इट इज़ एकदम पूरे मतलब जैसे रखते हैं वैसे रखे के रखे रह जाएंगे। तो इसके पीछे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, वो जहाँ है एज इट इज़ वैसा ही रह जाएगा। तो दैट्स वाई दिस नेचर इज कॉल्ड एज रिजिड नेचर। नेक्स्ट वन, हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड्स को इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज crystalline and amorphous on the basis of nature of present in the arrangement of their constituent particles। तो जिस तरह से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा उसके बेसिस पे ही हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और amorphous सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ क्या बात आती है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ईच ऑफ देम हैविंग द डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक शेप। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का एकदम डेली लाइफ में एग्जाम्पल कहाँ दिखेगा? जस्ट लाइक हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं, तो असेंबली में जब हम खड़े होते हैं तो किसी भी कॉर्नर से देखेंगे तो क्या होगा, एक डेफिनेट हमको शेप दिखेगा, या तो एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा, या एक पर्टिकुलर डायगोनल लाइन दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है तुम्हारा क्रिस्टलाइन, तो उस तरह के असेंबली में जैसे खड़े होते हैं हम लोग, तो उस तरह में यदि पार्टिकल्स अपने स्मॉल क्रिस्टल्स में खड़े होंगे या फिर रखे हुए होंगे, अरेंजमेंट उस तरह का होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और दूसरा
in a crystal the arrangement of constituent particles is ordered and it have the long range order और मीन्स रेगुलर पैटर्न के बेसिस पे क्या होगा, इनका लॉन्ग रेंज रहता है ये, ठीक है, लॉन्ग रेंज रहता है, तो दैट्स वाई द दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन नेचर। और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होगा वो रिपीट होता है इटसेल्फ पीरियोडिकली, मतलब एक इंटरवल के टाइम बाद यदि उसको हम देखेंगे इंटायर क्रिस्टल्स वो क्या होगा, रिपीट आउट होता चला जाएगा। तो उस तरह के सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। एमॉर्फस के साथ क्या बात आता है, जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होगा, इनका इरेगुलर शेप होता है, वेयर एज वहाँ क्या था, रेगुलर शेप था। इरेगुलर शेप होने का मेन रीजन यहाँ आता है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है यहाँ क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक हम लोग को डे लाइफ में कहीं पे क्राउड, ठीक है, एक टीचर के इर्द गिर्द यदि हमको डाउट्स पूछना होता है तो क्या होता है, एक टीचर के इर्द गिर्द एकदम पूरे खड़े हो जाते हैं हम, जहाँ जगह मिलता है वहाँ खड़े होकर पूछना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ क्या हो जाता है, एक क्राउड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कोई तुम्हारा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं दिखता है। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इसलिए हम क्या बोल देते हैं, हो सकता है कि एक के पीछे दूसरा लगा हो लेकिन तीसरा उसके पीछे ऑब्वियसली नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। तो उस तरह के रेंज क्या होगा, पैटर्न का रेंज जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा। और इसमें क्या होगा कि जो ये रेगुलर और पीरियोडिक रिपीटिंग है ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस तक ही कवर अप कर पाता है, उसके बाद ये नहीं कर पाता है। तो उस तरह में क्या हो जाएगा कि इनको थोड़ा सा हैमर करोगे तो ये क्या होंगे, स्कैटर कर जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑफ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो शॉर्ट रेंज फोर्स के कारण एमॉर्फस सॉलिड जो है वो तुम्हारा क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हैविंग द शॉर्ट रेंज। अब यदि देखें हम क्रिस्टलाइन के बारे में, तो क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तभी वो पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट दिखेगा। वेयर एज तुम्हारा एमॉर्फस के साथ क्या आती है कि उनमें क्या होगा, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये मोल्ड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। बिकॉज क्या होगा कि कुछ पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो वो तुरंत लूज कर जाएंगे। वेयर एज कहीं यदि बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तब वो मोल्ड करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसलिए ये डिफरेंस आता है इन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट वन, जब हम हीट करते हैं क्रिस्टलाइन को तो एट सम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर सम। तो अमॉर्फस को जब हम हीट करते जाएंगे तो वो क्या करते हैं, तुम्हारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट होने का चांसेस होता है। तो कैसे, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा कि जो एंशियंट सामान है उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं तो वो क्या होता है, मिल्की कलर, यदि कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट है और वो मिल्की कलर का अपीयर हो जाता है तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि उसमें टेंडेंसी है कि वो फ्लूइड ग्लास का जो है, ग्लास का फ्लो करवा सकता है। तो फ्लो के कारण ही वो क्या करता है, मिल्की अपीयरेंस शो करता है। और उस तरह का ग्लास को हम लोग नथिंग बट कहते हैं सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कि यदि तुम कोई एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हो, एक जगह से देख रहे हो, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा एक प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन जैसे ही तुम दूसरे जगह से उसको देखना स्टार्ट करोगे दूसरे डायरेक्शन में तो वो प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो दैट मीन्स उस तरह के प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। दैट तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे असेंबली की बात करते हैं, असेंबली को आगे से देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला फिर उसके पीछे सबसे लंबा वाला पीछे दिखेगा। लेकिन वही यदि पीछे से देखेंगे तो लंबा वाला दिखेगा और छोटा वाला सब दिखना नहीं दिख पाएगा। तो उस तरह में क्या हो रहा है, जैसे ही हम डायरेक्शन ऑफ वेव डिफरेंट डायरेक्शंस पर कर रहे हैं तो उसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट हमको दूसरा अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो दिस arises from different arrangement of particle in different directions. Since the arrangement of particle is different along different direction, the value of their physical property found to be different. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और तुम्हारा उनका नथिंग बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर अदर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये ऑलरेडी शॉर्ट रेंज है तो जैसे भी देखना हम शुरू करें तो ये इरेगुलर शेप ही दिखेगा हमको। तो दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक। और उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, चारों तरफ ही सेम दिखेगा हमें।
तो इसी का क्लासिफिकेशन डिफरेंस जो है यहाँ हमको टेबल में दिख रहा है। शेप जो है इनका डेफिनेट होगा, वेरेज एमॉर्फस का इरेगुलर दिख रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इनका फिक्स्ड डेफिनेट पोजीशन पे होगा और इसमें ग्रेजुअली सॉफ्टन रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होगा। एक आता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होगा, जस्ट लाइक यूजिंग नाइफ, यदि हम कट करना चाहें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को तो इसमें क्या होगा, जो एज मिलेगा हमें, ठीक है, एक सरफेस मिलेगा, वो क्या होगा, वो स्मूथ होगा। वेरेज तुम्हारा क्लीवेज प्रॉपर्टी एमॉर्फस का देखें तो एमॉर्फस का क्या होगा कि कुछ देर तक ये कटेगा लेकिन ये क्या होगा, तुम्हारा इरेगुलर सरफेस प्रोवाइड करवाएगा। जस्ट लाइक तुम ले सकते हो मोलासेस, मोलासेस को यदि काटना शुरू करो तो कुछ देर तक ये ठीक से कटता है लेकिन कुछ देर के बाद ये टूट जाता है। तो उस तरह का ही तुम्हारा एमॉर्फस सॉलिड्स का बिहेवियर होता है। हिट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो दे हैव द डेफिनेट हिट ऑफ फ्यूजन, वेरेज क्या होगा, एमॉर्फस में ये रेंज ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक नेचर हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होता है, वेरेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड जो है आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। नेचर यदि बात करें तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू सॉलिड्स होगा, वेरेज एमॉर्फस सॉलिड जो है वो सूडो सॉलिड्स या फिर उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स का भी नाम देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज और इसमें क्या हो जाएगा, एमॉर्फस में ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की यदि बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स ऑन देयर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या हो जाएंगे, ये दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, सॉरी 3 तरह के हो जाएंगे, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो कि तुम्हारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, मेटालिक, आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड्स को, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसको स्टार्ट करने के पहले इसको हम नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो इसको 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो बने होंगे हमारे मॉलिक्यूल से। तो किस तरह के मॉलिक्यूल्स है, इसको भी सब कैटेगराइज करते हैं हम 3 पार्ट में, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। तो स्टार्ट विद द नॉन पोलर सॉलिड्स। तो ये क्या होता है कि इसमें मेनली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लीड करता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो वीक डिस्पर्सन फोर्स होगा और जिसको हम लंदन फोर्स के नाम से भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या किस तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे जो H2 है, Cl2 है, I2 है, आयोडीन वाला, तो ये आपस में तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं लेकिन एक H2 मॉलिक्यूल दूसरे H2 मॉलिक्यूल के साथ यदि इंटरेक्शन करवाता है तो वो वीक हमारा क्या होता है, डिस्पर्शन फोर्स होता है, जिसको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। तो उस तरह का जो सॉलिड्स का फॉर्मेशन होगा, दैट सॉलिड विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, ये वीक है तो इसके वजह से सॉलिड जो होंगे सॉफ्ट होते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, इसका नेचर क्या है, ये नॉन कंडक्टर टू इलेक्ट्रिसिटी होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास जो है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या फिर हमारे पास क्या आयंस होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और इनका जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो लो मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा और यूजुअली ये क्या होता है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या हो जाएंगे कि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते हैं, पोलैरिटी फॉर्म करते हैं। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है इनमें लेकिन पोलैरिटी होता है, मतलब पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस तरह से इनमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर होता है देन नॉन पोलर का जो लंदन फोर्सेस था, उससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा
स्ट्रांग होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कि उसको हम दबा नहीं सके। तो मोस्टली उनका जो इंट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के वजह से भी वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन लिटिल बिट हार्डर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। और ये भी अगेन इनमें भी नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है देन नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ तुम्हारा क्या हो रहा है, मेनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर है देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर ये अपना शो करता है। ओवरऑल इनका देखें तो ये क्या होता है, सॉलिड्स में होते हैं, लेकिन अंडर रूम टेम्परेचर और प्रेशर यदि हम देखें तो गैसेस और लिक्विड्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड SO2 हो गया, सॉलिड NH3 आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच सॉलिड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और तीसरा जो है वो हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली क्या होता है, क्लास 11 में हम पढ़े थे कि हाइड्रोजन जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तुम्हारा बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो इनके साथ जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जिसको हम स्पेशल बॉन्ड बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे आइस उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और ये क्या हो जाते हैं तुम्हारा, इनमें बाइंडेड होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी नॉन कंडक्टर टू इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जनरली ये वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, जो कि थोड़ा सा यदि इनको हीट मिलेगा तो ये गैसियस या फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये भी तुम्हारा क्या होगा, सॉफ्ट सॉलिड होगा, बट एग्जैक्टली इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो जिसके वजह से हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं स्पेशली ऑन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स में जो है यहाँ हमारा क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तुम्हारे आयंस होंगे, ठीक है, आयंस होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमको सबसे पहला चीज जो दिखेगा, ये हमको 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इनमें कैटायंस और एनायंस आपस में बॉन्डेड होंगे। एक हमारा स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, उसके बेसिस पे ये क्या होता है, हमारा बॉन्डेड होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा कि इनका इस बॉन्डिंग के वजह से ये क्या होता है, हार्ड होते हैं और ब्रिटल नेचर शो करता है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये भी बहुत हायर होता है। ये तुम्हारा यदि सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएंगे, और इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसे ही इसको मॉल्टेन स्टेट या फिर डिसॉल्व करवाते हैं वाटर में, तो इनके आयंस मूवेबल हो जाते हैं। तो जब मूवेबल आयंस होंगे, फ्री आयंस होंगे, तो वहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स को ही हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फर्दर जब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एटम्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमारा आयनिक सॉलिड्स ही ज़्यादा वर्क करेगा इन दिस चैप्टर सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट वन मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या है, यहाँ पे हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है नथिंग बट मेटल्स होते हैं। और मेटल्स क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस बन सकते हैं, क्योंकि ये सिंपली क्या कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। तो इसमें जो अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बगल वाले के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन करवाता है। तो इसके वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, रीजनली भी। और नेक्स्ट वन, इनका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवमेंट करवा सकता है, तो जिसके वजह से हाईली इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है। तो इनमें जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो क्या करते हैं, इनका एक दूसरे से इतना अच्छा अट्रैक्शन बना के रखते हैं कि इनका थर्मल हीट कैपेसिटी जो है, मतलब इनको यदि हीट भी किया जाए तो जल्दी ये टूटते नहीं है। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करता है। और भी फर्दर और सारे एग्जांपल्स है। लस्टरनेस इसलिए शो करता है, लस्टरनेस मतलब साइनेस मतलब वो क्या करे कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट वो रिफ्लेक्ट बैक कर पाए। तो रिफ्लेक्ट बैक कर पाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करवाएंगे तो वो हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स करवाते हैं, तो उसमें से क्या होगा कि लाइट का इवोल्यूशन होगा, और वही लाइट हमको लस्टनेस या फिर कलर फॉर्मेशन में दिखता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हाईली मेलेबल और डक्टिलिटी भी होता है इनके अंदर, बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना अच्छे से जुड़ा हुआ होता है कि एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। जब भी उनमें हैमर करते हैं या फिर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ मेलेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाए, और डक्टिलिटी मतलब क्या होगा, लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर पाए। इसके अलावा तुम्हारा
कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स की यदि बात करते हैं तो इसमें आ जाता है एग्जाम्पल तुम्हारा डायमंड का। तो वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन मेटल्स के जो होते हैं ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से ही ये जाइंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं, जो कि तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रांग होता है और डायरेक्शनल होता है। स्ट्रांग डायरेक्शनल होने के कारण ये जो सॉलिड्स होते हैं हार्ड और ब्रिटल होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ठीक है। और इवन जब वो ज़्यादा हीट कर देते हैं तो ये डिकम्पोज ही कर जाते हैं। इनका कंडक्टिविटी की बात करें तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्ट एज अ इंसुलेटर। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा डायमंड का, सिलिकॉन कार्बाइड का, और जो कि हार्ड होते हैं। दूसरा रेज ये भी होता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या हो जाता है, ये हमारा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज ऑफ रीजन कि इनमें क्या होता है, जब भी ये बॉन्ड क्रिएट करवाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग से कनेक्टेड होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहता है। वही फ्री इलेक्ट्रॉन हेल्प करता है कि ग्रेफाइट हमारा क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। और इनमें वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जिसकी वजह से लेयर वाइज होने के कारण ये क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर का होते हैं और ये एक्ट एज अ गुड लुब्रिकेंट, ये इसका काम हो सकता है। तो इस टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देख सकते हैं, फिर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, इसके एग्जाम्पल्स, फिजिकल नेचर, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, इन सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है अबाउट क्रिस्टल लैटिस। व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टल लैटिस? तो क्या होगा कि जैसे हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं वो हमको दिखता है एटम्स। तो एटम्स हम बोल देते हैं स्फेरिकल शेप होता है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ डिस्कस किए थे, अलग अलग थ्योरी अलग अलग चीज़ बताता है, इवोल्यूशन होता जाता है। उसी तरह से आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टल किस तरह से बताएंगे, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर, मतलब तुम रूम मान सकते हो कि जिस तरह से ये रूम दिखा रहे हैं, रूम के 4 फेसेस होंगे, ठीक है, और एक नीचे वाला हमारा फ्लोर होगा, एक रूफ होगा। तो उसी तरह से तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि तुम्हारा क्या है कि ये छोटे छोटे लैटिस से ही तुम्हारा क्या होता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जो छोटा सा पार्ट होगा उसको हम कह देते हैं यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल। तो इसमें जो लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस जो पॉइंट्स दिख रहा है गोल गोल जो दिख रहा है हमें, तो उन सारे को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। तो लैटिस पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कि ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। और ओवरऑल इट वाज प्रपोज्ड बाय ब्रेवियस लैटिस, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं लैटिस, ठीक है। नेक्स्ट वन ये क्या हो जाता है, इनका रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये हमारा ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं कि इसमें एजेस हैं, जैसे ए है, हम ए बोले हैं, बी बोले हैं और सी बोले हैं। तो ए का जो अपोजिट वाला एंगल होगा उसको हम अल्फा बोलते हैं, बी के अपोजिट वाले को बीटा बोलते हैं और सी के अपोजिट वाले को गामा का नाम देते हैं। तो ये इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स करवाते हैं। और अरेंजमेंट जो जिस तरह से हमको लैटिस दिखता है, एज इसका अलग हो सकता है या फिर तुम्हारा एंगल इसका अलग हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं डिफरेंट लैटिस। तो ये 7 तरह के अलग अलग दिखाता है, ठीक है। इसमें ये आ जाता है अबाउट प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल जिसके क्या होंगे, कॉर्नर्स में तुम्हारा सिर्फ एटम का पार्टिसिपेशन होगा, तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स पोजीशन ऑफ यूनिट सेल, दोज आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जितने भी तुम्हारे क्रिस्टल्स हैं वो प्रिमिटिव सेल तो होंगे ही। प्रिमिटिव सेल में यदि स्पेशल आता है तो स्पेशल 2 अलग अलग है, एक को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल और दूसरे को बोलते हैं हम उसमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या हो जाएगा कि इसमें कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल तो होगा ही, और इसके साथ क्या होगा, बॉक्स के जस्ट बीच में एक एटम प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। वेराज फेस सेंटर्ड में क्या हो जाता है कि कॉर्नर्स पे तो रहते ही हैं, लेकिन जैसे हम लोग का फेसेस यदि देखो, घर का फेसेस 6 दिखेगा, तो 6 पे क्या रहे, वहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हो, तो उस तरह का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से हम बोलते हैं उसको तुम्हारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और एंड सेंटर यूनिट सेल वो हो जाएगा हमारा जो एजेस पे, ठीक है, मतलब 2 अपोजिट फेसेस पे यदि हमारा प्रेजेंट रहेगा, तो उस तरह का यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम एंड सेंटर यूनिट सेल का भी नाम देते हैं। तो इस तरह से हम जैसे बोले थे कि एजेस और एंगल्स के बेसिस पे 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है। तो उसको एक बार पॉज करके ये थोड़ा पढ़ लेना अबाउट क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरम्बिक, हेक्सागोनल, फिर तुम्हारा
रोम्बोहाइड्रल या फिर जिसको हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो इनका क्या है कि इनका हम देखते हैं एज किस तरह से है और ये पॉसिबल वेरिएशन किस तरह से करवा सकते हैं, और एज लेंथ कितना, मतलब सारे इक्वल है या फिर कोई दो इक्वल है एक अलग है, फिर या फिर एंगल सारे 90 डिग्री के बराबर है या फिर कोई 120 है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, और विद इन दिस एग्जाम्पल्स ऑलो भी दिए हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिमिटिव बॉडी सेंटर और फेस सेंटर दिखने में कैसा होता है, फिर बॉडी सेंटर किस तरह से हो रहा है, एंड सेंटर कैसा दिखता है। तो इसके बेसिस पे अलग अलग फेसेस दिए हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। टिल देन, थैंक यू, कीप लर्निंग।